नमस्कार दोस्तों, मैं समरेश कुमार उर्फ गोपाल जी द गुरुकुल सिंगठिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला एक टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, जिसमें विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न पॉइंट्स को हम बारीकियों से समझने का प्रयास करें ताकि आने वाले एग्जाम में वो आपके सहायक हों। आइए हम चलते हैं टॉपिक कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछता है परीक्षाओं में बार बार, तो हम इसे 121 से याद कर सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु, यानी कि 1, 2 और 1 के अनुपात में होता है। इसका क्रम याद रखने का आवश्यकता है, कार्बन, हाइड्रोजन और तब ऑक्सीजन। ये इसका एक वो हो गया कि किसमें अनुपात कितना है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। आप जाने कि यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जाता है कि आपको 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर, 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर ऊर्जा कितना प्राप्त होता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर 4 कैलोरी, कितना, तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी तरह पूछता है कि 1 ग्राम वसा खाने पर, 1 ग्राम वसा खाने पर, 1 ग्राम वसा खाने पर 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब 1 ग्राम वसा हम खाते हैं तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम कार्बोहाइड्रेट को क्यों कहते हैं, जबकि वसा खाने से, वसा मतलब फैट, वसा मतलब फैट खाने से ज्यादा कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि जो हम वसा के रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं, यह हमारे त्वचा के नीचे जाकर के जमा हो जाता है, यानी कि जो चर्बी हो जाता है व्यक्तियों में, आमतौर पे हम देख सकते हैं कि चर्बी युक्त जो व्यक्ति हो जाते हैं वो फैट के रूप में जमा हो जाता है। इसलिए आपको वसा को संचित ऊर्जा कहते हैं। वसा को संचित ऊर्जा, स्टोर एनर्जी कहते हैं, यानी कि संचित ऊर्जा वसा होता है, जबकि त्वरित ऊर्जा या आपको मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे एक दोस्त एक बात समझ लें, याद कर लें कि यहाँ जो कैलोरी है, कैलोरी जो है यह ऊर्जा का एक व्युत्पन्न है, ऊर्जा का एक रूप है जो भोजन में मौजूद ऊर्जा को मापने की इकाई है। भोजन में मौजूद ऊर्जा मापने की इकाई है। लेकिन सवाल पूछता है ये कि ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है, ऊर्जा का साथ ही साथ हम कह सकते हैं कार्य का, ऊर्जा का और कार्य का एसआई मात्रक जो है वह क्या है, जूल है। क्या है, जूल। लेकिन जब भोजन के रूप में हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो भोजन के रूप में जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसका एक इकाई कैलोरी के रूप में हम याद करते हैं। ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक जूल है, याद रखिएगा, ऊर्जा और इस कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अब अगर हम आगे बात करें तो कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर के निर्माण करने में मदद करते हैं। जैसे हमने देखा सेल्यूलोज पादपों की कोशिका भित्ति, पादप मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति, पादपों की कोशिका भित्ति जो है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके साथ ही साथ पादपों की कोशिका भित्ति बनाने में पैक्टीन भी सहायक होता है। पैक्टीन यानी कि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पैक्टीन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क से कवक और क से काइटिन। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट यानी कि
पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सेलुलोज है, क्योंकि यह पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। यानी कि शरीर जानते ही हैं कि पृथ्वी पर पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक या कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो सेलुलोज है। फिर है सेलुलोज से पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, काइटिन से कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तथा पैक्टीन भी कोशिका की दीवारों की रचना में कार्य करता है। लेकिन आप ये जान लें कि पैक्टीन का आमतौर पे प्रयोग जाम, जेली और मुरब्बा, जो हम खाते हैं जाम, जेली या मुरब्बा में होता है। फलों के रस को गाढ़ा बनाने में पैक्टीन का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आगे हम बढ़ें तो कुछ कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे मंड को स्टार्च भी बोलते हैं, जैसे मोटे अनाज जब खाते हैं तब। शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के बारे में आपको बता दें कि जंतु एवं मनुष्यों के शरीर में जो ऊर्जा संचित होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज, चावल, दाल तथा जड़ वाली सब्जियों खाने में जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसे मंड या माड़ी कहते हैं। मंड या माड़ी को ही स्टार्च कहते हैं। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते रहता है कि जब आप भोजन में उपस्थित मंड की उपस्थिति की जांच करते हैं तो घोल कैसा रंग देगा? तो भोजन में स्टार्च या मंड की उपस्थिति का परीक्षण जब हम करते हैं तो इसका रंग नीला प्राप्त होता है। इसका रंग कैसा प्राप्त होता है? नीला प्राप्त होता है। लेकिन अगर यही बात करें कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन का जांच किया जाए तब इसका रंग कैसा मिलता है? बैगनी मिलता है। अब जानते हैं कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाली किरण बैगनी है और सबसे कम अपवर्तित होने वाली किरण लाल है। यानी कि सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी किरण का, सबसे कम विक्षेपण आपको लाल किरण का होता है। फिर दोस्त आगे बढ़े कि लार में उपस्थित स्टार्च से ही एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ी परीक्षाओं में आते रहते हैं। सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ संयोजित करने का, जोड़ने का प्रयास किया गया है। आप वीडियो को आराम से देखें, समझने का प्रयास करें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण इन सब बिंदुओं से प्रश्न आते रहते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज, हमारे लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज भोजन में जो स्टार्च या मंड है, तो भोजन में स्टार्च या मंड है इसको ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। अक्सर ये परीक्षा में सवाल पूछते रहता है कि हमारे भोजन में स्टार्च या मंड को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? तो एमाइलेज करता है, या उसको हम कहते हैं, ऐसे जानते हैं कि लार में एक टाइलिन एंजाइम भी होता है। टाइलिन एंजाइम यानी कि लार में ही उपस्थित है टाइलिन एंजाइम। टाई जो लगाते हैं, टाई यहां से लगाते हैं तो हम सोच रहे हैं कि लार में टाइलिन एंजाइम है। लेकिन सवाल है कि भोजन में स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो एमाइलेज एंजाइम बदलता है। अगले शॉट में हम देखेंगे बाकी के बचे हुए। अगर हम बात करें प्रमुख कार्बोहाइड्रेट का, तो यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा परीक्षा में आते रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। प्रमुख कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है, इसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पौधा में भोजन के रूप में जो संचित ऊर्जा होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा के रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। उसी प्रकार जब भोजन अपना ऊर्जा बनाता है तो भोजन में ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा क्या है? तो स्टार्च है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यह जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ये सरल शर्करा यानी कि सिंपल शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर का सबसे सिंपल रूप है, वह है ग्लूकोज। और ये खाते हैं हम लोग तो तुरंत एनर्जी मिलता है। देखते हैं आप और हम या कोई खिलाड़ी थक जाते हैं तो तुरंत से ग्लूकोज पीते हैं, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी, त्वरित ऊर्जा। तो त्वरित ऊर्जा क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज आप जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है, और आपको यानी कि चीनी का, और
चीनी का सूत्र होता है। चीनी का सूत्र आप जानते हैं कि C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र C12H22 और O11 होता है तथा ग्लूकोज का सूत्र आप जानेंगे तो C6H12 है और O6 होता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज में अगर अनुपात निकालें तो यहां से कट जाएगा, यानी कि 1:2:1, यानी कि 1:2:1 होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी, त्वरित ऊर्जा कहते हैं। सबसे सरल शर्करा का रूप है ग्लूकोज। अगर हम सेलुलोज का बात करें तो सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। तो दुनिया में पौधे की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। कौन? तो वो है सेलुलोज। कौन है? सेलुलोज। आप जानते हैं कि कागज बनता है। क्या बनता है? कागज या कपड़ा। कागज बनता है, कपड़ा बनता है या प्लास्टिक बनता है। तो प्लास्टिक बनता है, तो इन सब को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में सर्वाधिक पृथ्वी पर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। फिर अगर हम बात करें ग्लाइकोजन, तो जिस रूप में पौधा के अंदर जमा जो ऊर्जा है वह है स्टार्च। सॉरी। तो जिस तरह से स्टार्च जमा है पौधा में, उसी तरह से हमारे शरीर में, यानी कि जंतुओं और मानव के शरीर में जो जमा ऊर्जा है वह क्या है? ग्लाइकोजन है। ये अक्सर परीक्षाओं में सवाल बनते रहता है कि मांसपेशियों में और लीवर में जमा ऊर्जा क्या है? तो वह ग्लाइकोजन है। अगर हम माल्टोज की बात करें तो अनाज से प्राप्त ऊर्जा को माल्टोज कहते हैं। लैक्टोज की बात करें लैक्टोज की बात करें तो दूध में उपस्थित शर्करा, यानी कि मिल्क शुगर। पूछता है, अक्सर सवाल पूछता है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन है? तो माँ के दूध में पाए जाने वाला जो उपस्थित है शर्करा वह है लैक्टोज। मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो लैक्टोज को कहते हैं। सिंपल शुगर किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर किसे कहते हैं? तो स्टार्च को कहते हैं। अगर हम फ्रक्टोज का बात करें तो फ से फ्रक्टोज और फ से फलों के रस, यानी फलों के रस से जो प्राप्त ऊर्जा है वह है फ्रक्टोज के रूप में। फलों के रस में जो शर्करा प्राप्त होता है वह फ्रक्टोज के रूप में प्राप्त होता है। शहद में, फूल में, ये अक्सर बहुत ज्यादा सवाल बना हुआ है कि शहद में जो ऊर्जा है वह किस रूप में है? तो फ्रक्टोज में, यानी कि फल में, शहद में या फूलों से प्राप्त ऊर्जा को फ्रक्टोज कहते हैं। चूंकि ये फलों के रस में प्राप्त हो जाता है नेचुरल ढंग से, जब हम खाते हैं फल तो हमको आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसे नेचुरल शुगर भी कहते हैं। नेचुरल शुगर कौन हो गया? तो फ्रक्टोज। चूंकि यह मतलब नेचुरल है तो सबसे मीठा शुगर, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो फ्रक्टोज है। अगर हम सुक्रोज का बात करें तो गन्ना के रस में, सॉरी यहाँ पे गन्ना का रस होगा, चीनी के रस नहीं, गन्ना का रस, गन्ना का रस में, तो गन्ना के रस से प्राप्त जो शर्करा है वह क्या है? सुक्रोज है। गन्ना के रस से प्राप्त शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। आप जानते हैं कि गन्ना को सुताते हैं, उसके गन्ना वाला जो मशीन छोड़ने वाली मशीन होती है रस वाली, उसमें सुताते हैं, तो सुता करके गन्ना को पेरा जाता है। तो सु से सुताना और सु से सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज गन्ना के रस से प्राप्त शर्करा। तो आप जानते हैं कि गन्ना के रस से ही चीनी बनता है। तो टेबल शुगर, और वही चीनी हम लोग टेबल पर रख करके खाते हैं, तो टेबल शुगर किसे कहते हैं? तो टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं। टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं। अगर हम बात करें कि कृत्रिम शर्करा किसे कहते हैं, यानी कि मनुष्यों ने जो बनाया है शर्करा वह है सैकरीन या अस्पर्टम। सैकरीन या अस्पर्टम को आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल शुगर। अब आप जानते हैं कि एक बार हम इसे रिवीजन कर लें। कॉम्प्लेक्स शुगर तो स्टार्च हो गया, सिंपल शुगर तो ग्लूकोज हो गया, फिर अगर हम बात करें मिल्क शुगर तो लैक्टोज हो गया, फिर हम अगर बात करें टेबल शुगर तो सुक्रोज हो गया, अगर नेचुरल शुगर का बात करें तो नेचुरल शुगर फ्रक्टोज हो गया। यहाँ पे एक सवाल बहुत ज्यादा पूछता है कि मीठापन का प्रतिशत, सबसे ज्यादा मीठा शुगर कौन है, उसके बाद मीठापन का कौन है? बीपीएससी में ये सवाल अक्सर बनते रहता है। तो हम बता दें आपको कि सर्वाधिक मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वह फ्रक्टोज है, उसके बाद दूसरा नंबर पर सुक्रोज आता है, तीसरा नंबर पर ग्लूकोज आता है और चौथा नंबर पर माल्टोज आता है। यानी कि फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और माल्टोज, ये एक क्रम हो गया मीठापन का। इसे हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं। यहाँ से F से फ्रक्टोज, S से सुक्रोज, G से ग्लूकोज, IM से माल्टोज।
यानी कि FSGM, FSGM इसे हम कह सकते हैं कि फसजीमी, फसजीमी, फसजीमी। फ से फ्रक्टोज, स से सुक्रोज, ज से ग्लूकोज और एम से माल्टोज होता है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह सरल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका जलीय अपघटन संभव नहीं है, यानी कि यह जल में विलेय होता है। मोनोसेकेराइड परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और चारों कार्बोहाइड्रेट का नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन मोनोसेकेराइड है या कौन डाइसेकेराइड है या कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो आइए हम बहुत आसानी से आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है और राइबोज है। 4 जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये है मोनोसेकेराइड। इसे याद करने का एक मैं बहुत साधारण ट्रिक बनाया हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कृपया थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, बहुत मजा आएगा। मोनोसेकेराइड माई ग्रेट ग्रैंड फादर रेडी, माई ग्रेट ग्रैंड फादर रेडी। माई से हो गया माल्टोज, माई से हो गया माल्टोज नहीं सॉरी, यहाँ पे माई से हो गया मोनोसेकेराइड, माई से हो गया मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड प्रकार का मोनोसेकेराइड। यानी कि मोनोसेकेराइड कौन कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्रेट मतलब जी से ग्लूकोज, जी से ग्लैक्टोज, एफ से फ्रक्टोज और आर से राइबोज। यानी कि माई से हो गया मोनोसेकेराइड, ग्रेट से हो गया ग्लूकोज, ग्रैंड से हो गया ग्लैक्टोज, फादर से हो गया फ्रक्टोज और रेडी से हो गया राइबोज। यानी कि मोनोसेकेराइड ये 4 कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं डाइसेकेराइड का बात करूं तो डाइसेकेराइड का मतलब कि 2 कार्बोहाइड्रेट मिलने से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। इसमें है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इसके लिए एक बहुत साधारण सा ट्रिक है, डाइसुलेमा, डाइसुलेमा। डाई से हो गया डाइसेकेराइड, सु से सुक्रोज, ले से लैक्टोज और मा से माल्टोज, डाइसुलेमा। अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड का, तो पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है यह सेलुलोज है, स्टार्च है, काइटिन है, लाइपेज है और ग्लाइकोजन है। सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, लाइपेज और ग्लाइकोजन, ये जो 4-5 कार्बोहाइड्रेट है ये पॉलीसेकेराइड के रूप है। इसे ट्रिक याद करने के लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है, इसको अन्यथा में ना ले, सिर्फ याद करने के लिए ही सोचें। सालू को पटाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे और टीन का लाई खिलाएंगे। ये एक साधारण सा बात मैंने रखने का प्रयास किया है, इसे अन्यथा में ना ले। सालू को पटाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे और टीन का लाई खिलाएंगे। सालू को पटाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे और टीन का लाई खिलाएंगे। सालू से हो गया सेलुलोज, सालू से हो गया सेलुलोज। पटाएंगे, पटाएंगे से हो गया पॉलीसेकेराइड, पटाएंगे से पॉलीसेकेराइड। टॉर्च से हो गया स्टार्च, टीन से हो गया काइटिन, लाई से हो गया लाइपेज और ग्लाइकोजन। लाई यहां भी आता है, लाई माने ग्लाइकोजन। तो पॉलीसेकेराइड का ट्रिक हो गया, सालू को पटाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे और टीन का लाई खिलाएंगे। सालू से हो गया सेलुलोज, पटाएंगे से हो गया पॉलीसेकेराइड, टॉर्च से हो गया स्टार्च, टीन से हो गया काइटिन, लाई से हो गया लाइपेज। देखिए ट्रिक तो बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं दोस्त, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक बनाया हूं जिसमें पॉलीसेकेराइड भी हो और उसके कार्बोहाइड्रेट का नाम भी हो। जैसे यहाँ पे पटाएंगे से पॉलीसेकेराइड का नाम हो गया, डाई से डाइसेकेराइड का नाम हो गया, उसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और उसी तरह से माई, माई से हो गया मोनोसेकेराइड, माई ग्रेट ग्रैंडफादर रेडी। यह तो 3 ट्रिक हो गया, माई ग्रेट ग्रैंडफादर रेडी, डाइसुलेमा और सालू को पटाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे और टीन का लाई खिलाएंगे। डाइसेकेराइड कभी कभी ये परीक्षा में सवाल बनते रहता है कि डाइसेकेराइड जो सुक्रोज है इसका निर्माण किन किन 2 कार्बोहाइड्रेट के मिलने से हुआ है, तो सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से हुआ है, लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लैक्टोजन के मिलने से हुआ है, उसी प्रकार माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी कि 2 ग्लूकोज के मिलने से हुआ है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट से परीक्षा में जितने भी सवाल आएंगे आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार लगातार देखने का प्रयास करेंगे। कुछ कहीं खामियां हुई है वीडियो बनाने में तो उसे अगले बार से सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं समरेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।